हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मेटाबॉलिज्म पार्ट 2 वीडियो। तो इस वीडियो में हम लास्ट क्लास का कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। तो अब हम कुछ स्पेशल एंजाइम्स पे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम जो होते हैं वो फेज़ 1 रिएक्शन भी करते हैं और फेज़ 2 रिएक्शन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कौन सा करते हैं? ज़्यादातर वो फेज़ 1 रिएक्शन करते हैं। अब एक स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम है CYP और उसमें आता है साइटोक्रोम P450। तो फेज़ 1 रिएक्शन जो होता है वो साइटोक्रोम P450 से होता है। मतलब साइटोक्रोम P450 जो होते हैं वो फेज़ रिएक्शन में काम आते हैं। और फेज़ 2 रिएक्शन, इसमें एक ही माइक्रोसोमल एंजाइम का काम आता है जो कि ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज होता है। ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज जो है ये माइक्रोसोमल एंजाइम है जो कि फेज़ 2 और ग्लूकोनाइड वाला फेज़ 2 रिएक्शन में आता है। तो ये एक ही एंजाइम फेज़ 2 रिएक्शन में काम आता है। अब हम देखेंगे ये CYP जो है स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो करते ही हैं, लेकिन ये कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड, फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल स्टेरॉइड्स। तो अब हम इनका नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो ये क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि CYP 450 क्या है। तो CYP 450 का मतलब क्या है कि ये जो एंजाइम है ये साइटोक्रोम में प्रेजेंट होता है और ये एक पिगमेंट होता है जो कि 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर ये वर्क करता है। तो ये साइटोक्रोम में प्रेजेंट एक पिगमेंट है जो 450 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके वर्क करता है। अब इसका नोमेनक्लेचर क्या क्या हो गया? नोमेनक्लेचर हुआ कि ये साइटोक्रोम में प्रेजेंट है, ये एक पिगमेंट है क्योंकि P फॉर पिगमेंट ही होता है। और ये 3 क्या है? 3 इसकी फैमिली है, A इसकी सब फैमिली है, 4 इसकी आइसोफॉर्म है और कभी कभी हम ये .1 लगाते हैं और कभी कभी नहीं लगाते। और तो ये 1 क्या है? ये इसका जीन है। तो 3 इसकी फैमिली हो गई, A इसकी सब फैमिली हो गई, 4 इसकी आइसोफॉर्म हो गई और 1 इसकी जीन हो गई। तो अब हमने नोमेनक्लेचर ख़त्म कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं कि आगे कौन कौन से एंजाइम हैं। तो कौन कौन से हमारे पास स्पेशल एंजाइम है? CYP 3A4 जिसका अभी हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा, CYP 2D6, CYP 269, CYP 2619 और CYP 1A1। अब CYP 3A4 जो है ये मैक्सिमम ड्रग को मेटाबोलाइज करता है फर्स्ट नंबर पे, मतलब ये सबसे ज़्यादा ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? CYP 2D6, ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। अब एक टर्म होता है फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन। फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन क्या होता है? मतलब कोई एक एंजाइम है जो कि किसी एक पर्सन में ज़्यादा और किसी एक पर्सन में कम होगा। सपोज़ एंजाइम CYP 3A4 जो है ये मेरे में ज़्यादा और आप में कम है, तो इससे जो मेटाबोलाइज होंगी ड्रग वो मेरे में ज़्यादा होंगी और आप में कम होगी, क्योंकि आप में इस एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो इसी को हम फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन हमें किस में देखने को मिलता है? CYP 2D6 में सबसे ज़्यादा फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है और सबसे कम किस में देखने को मिलता है? इसमें CYP 3A4 में सबसे कम फार्माकोजेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं कि CYP 3A4 से कौन कौन से ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं। तो हम इनको याद कैसे करेंगे? हम इनको याद करेंगे CT स्कैन से कि कौन कौन से ड्रग CYP 3A4 से मेटाबोलाइज होते हैं। तो C से साइक्लोस्पोरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। साइक्लोस्पोरिन एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट है। T से टार्कोलिम्स, ये भी एक तरीके का इम्यूनोसप्रेसेंट है। S से स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होते हैं? तो स्टैटिन्स
लिपिडेमिक होते हैं, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करते हैं। अब सी से हम याद करेंगे कैट ड्रग्स। कैट ड्रग्स क्या होते हैं, ये इसमें 3 ड्रग्स आते हैं, सिसाप्राइड, एसिटामाजोल और टेरिफेनाडिन। ये क्या करते हैं, ये क्यूटी के प्रोलोंगेशन को ज़्यादा कर देते हैं, ये एरिडीमिया कॉज करते हैं। एक तरीके का एरिडीमिया होता है टॉर्साइडिस डी पॉइंटिस। इस एरिडीमिया को इनकी वजह से हो सकता है, इसीलिए इनको बैन कर दिया गया है, ये तीनों ड्रग्स को। तो इनको क्यों बैन किया गया है, कभी कभी क्या होता है कि ये कैट ड्रग्स जो होते हैं ये CYP3A4 से मेटाबोलाइज हो जाती हैं, लेकिन हम CYP3A4 का कभी कभी मेटाबोलाइज इनहिबिटर दे देते हैं, जैसे इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे इनहिबिटर्स दे देते हैं। तो इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बंद हो जाता है, प्लाज्मा में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है, इसीलिए इन सबको बैन कर दिया गया है। अब ए से एमिड्रॉन। एमिड्रॉन क्या होता है, ये एंटी एरिथमिक ड्रग है। बहुत सारे एंटी एरिथमिक ड्रग जो होते हैं वो 2D6 से CYP2D6 से मेटाबोलाइज होते हैं, लेकिन ये एमिड्रॉन जो है ये CYP3A4 से मेटाबोलाइज होता है। अब एन से याद करेंगे नाविर्स। नाविर्स क्या होते हैं, ये प्रोटीएज एंजाइम है। HIV में प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, अगर हमने इसको इनहिबिट कर दिया तो हम HIV को ठीक कर सकते हैं। तो नाविर्स प्रोटीएज एंजाइम है, ये भी किससे मेटाबोलाइज होता है, CYP3A4 से। एग्जाम्पल है इंडिनाविर्स। अब हम देखेंगे कि CYP2D6 कौन कौन से ड्रग को मेटाबोलाइज कर पा रहा है। तो हम याद करने की टेक्निक हमने निकाली है कि टू से हम ले लेंगे बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि A B, तो B सेकेंड नंबर पे आता है तो हम बीटा ब्लॉकर्स ले लें। D से डिप्रेशन, तो इसमें आता है एंटी डिप्रेसेंट। तो इसमें 3 तरीके के ड्रग्स आते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया बीटा ब्लॉकर्स, एक ये डी से डिप्रेशन तो एंटी डिप्रेशन, इसमें 3 आते हैं, ट्राईसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन, SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, नेगेटिव साइन इनहिबिटर का है। थर्ड आता है SNRI सेरोटोनिन नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, और तीसरा है एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो कि CYP2D6 से मेटाबोलाइज होते हैं, एक्सेप्ट एमियोड्रॉन जो कि CYP3A4 से मेटाबोलाइज होता है। अब हम दूसरे एंजाइम को देखेंगे। अब CYP269 से कौन कौन सी ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है, तो हम देखते हैं 269 में C है, तो C फॉर क्लॉटिंग, तो जो क्लॉटिंग को रोक दे वो ड्रग, तो क्लॉटिंग इनहिबिटर कौन सी है, ये है वारफेरिन। तो वारफेरिन किससे मेटाबोलाइज होती है, CYP2C9 से। और एक दूसरा है फेनेटोइन। तो ये 2 ड्रग जो है ये इससे मेटाबोलाइज होती हैं CYP269 से। अब तीसरा एंजाइम कौन सा है, CYP-C19, तो ये Cl है, हम इसको Cl पढ़ लेंगे। C से क्लोपिडोग्रेल, तो हमने पढ़ा था कि क्लोपिडोग्रेल जो होता है ये प्रो ड्रग है, वो ऑल तो प्रो ड्रग को हमने कैसे याद करा था, ऑल प्रिफर डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। तो क्लिनिकल वाले से क्लोपिडोग्रेल आ रहा है, ये प्रो ड्रग है, और इसका जो मेटाबोलाइट होगा ये एक्टिव होगा और ये एंटी प्लेटलेटिक होगा। तो क्लोपिडोग्रेल को हम MI में देते हैं, और MI में इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स और दी जाती है, जैसे बीटा ब्लॉकर, स्टैटिन्स, और फिर कभी कभी हमें इतनी सारी ड्रग्स देने की वजह से एसिडिटी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम PPI देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो अगर हमने PPI दे दिया तो ये एक एंजाइम इनहिबिटर है, क्योंकि ये क्लोपिडोग्रेल जो है ये मेटाबोलाइज होता है CYP-C19, तो ये इसका एंजाइम इनहिबिटर है। जैसे अगर हमने ओमाप्राजोल दे दिया
क्लोपिडोग्रेल के साथ। तो ये इसको इनहिबिट करेगा और क्लोपिडोग्रेल को अपना काम नहीं करने देगा। क्लोपिडोग्रेल मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो एक्टिव नहीं हो पाएगा तो ये यूजलेस हो गया। तो इसीलिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ये इसका एंजाइम इनहिबिटर है। तो सबसे सेफेस्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन कौन सा है, वो बस 2 ही हैं जो हम इसके क्लोपिडोग्रेल के साथ दे सकते हैं। तो 2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं जैसे पेंटोप्राजोल और रबिप्राजोल। ये दोनों अगर हम क्लोपिडोग्रेल के साथ दें तो ये सबसे सेफेस्ट हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब एक लास्ट एंजाइम है CYP1A1 और CYP1A2 एंजाइम। इससे कौन कौन से ड्रग मेटाबोलाइज होते हैं? एसिटामिनोफेन, जो कि जिसमें आता है पैरासीटामोल को ये क्या करते हैं, इसका मेटाबोलाइज करके इसको टॉक्सिक बना देते हैं। और दूसरा कौन सा आता है? प्रोकार्सिनोजन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसको कार्सिनोजन में कन्वर्ट करते हैं ये एंजाइम। तो इसके लिए इंड्यूसर कौन सा है? स्मोकिंग इसका इंड्यूसर है। जब भी अगर हम स्मोकिंग करेंगे और ये एंजाइम क्या करेंगे, प्रोकार्सिनोजन को कार्सिनोजन में कन्वर्ट कर देंगे और हमें कैंसर हो सकता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरे इस वीडियो में या पिछली किसी भी वीडियो में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching my video. Have a nice day.